नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक में पाठ 2 संघर्षकालीन भारत का भाग 15 पढ़ेंगे, जिसमें हम मुग़ल प्रशासन की चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमने मुग़ल प्रशासन में कौन कौन से शासक हुए उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम मुग़ल प्रशासन को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं मुग़ल प्रशासन से। मुग़ल शासन प्रणाली देखो, मुग़ल प्रशासन में मुग़ल शासन प्रणाली भारतीय व विदेशी प्रणालियों का मिलाजुला रूप है। यानी भारत में जो मुग़ल प्रशासन रहा उसमें कुछ नीतियां भारत की भी अपनाई और कुछ वो अपने साथ, क्योंकि ये मुग़ल खुद विदेशी थे। तो हमें इनके जो प्रशासन में भारतीय और विदेशी प्रणालियों का मिलाजुला रूप देखने को मिलता है। तो मुग़ल प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वो होता है बादशाह का। हमने जब मुग़ल प्रशासन प्रारंभ किया था तो ये भी पढ़ा था कि सबसे पहले बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी। तो हम बादशाह से शुरू करते हैं, क्योंकि मुग़ल प्रशासन में सबसे सर्वेसर्वा यानी सबसे मेन व्यक्ति बादशाह ही होता था। बादशाह यानी राजा। तो इसके लिए बादशाह शासन का सर्वेसर्वा होता था। साथ ही सेना का प्रधान सेनापति भी होता था, यानी पूरी तरह सेना पर इसका नियंत्रण रहता था। तो ये बादशाह के बारे में है। फिर बादशाह के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण पद आता है तो वजीर का आता है। इसका पूरा नाम वकील मुतलक था। क्या था? वकील मुतलक, यानी वजीर था। यानी बादशाह के बाद अगर कोई दूसरा अधिकारी होता था तो वो वजीर होता था। तो बादशाह के बाद वजीर सबसे बड़ा अधिकारी होता था। तो वजीर ये है। तो हमने वजीर के बारे में ये भी पढ़ा था। जो बैरम खां था वह अकबर के शासनकाल में वजीर के पद पे ही था। और जो बैरम खां बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि उसके पास जो पद था वो वजीर का था। अर्थात कह सकते हैं मुग़ल काल में बादशाह के बाद अगर कोई व्यक्ति आता है तो वजीर ही आता है। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण पद में माना जाता है सद्र मिरे समा। ये दीवान वित्त विभाग का प्रमुख होता है। यानी इसको दीवान, एक तरह से दीवान भी कहते थे। और ये वित्त विभाग यानी जो पैसे, जो आर्थिक स्थिति होती है, यानी पैसा जो होता है उसके लेन देन का जो विभाग होता है उसका प्रमुख ये होता है। फिर हम मुग़ल प्रशासन को देखें तो मुग़ल प्रशासन सूबों में विभक्त था। किसमें? सूबों में विभक्त था। यानी मुग़लों की जो प्रांतीय, जैसे ये प्रांत है, यानी एक तरह से प्रांत का तात्पर्य आज की अगर तुलना करें तो राज्य से हैं। किससे हैं? राज्य से हैं। तो प्रांत किस में बटा था? सूबों में। किस में बटा था? देखो यहाँ दोबारा समझाता हूँ। ये प्रांत है। अब प्रांत के नीचे होते थे सूबे। अब सूबों के नीचे होते थे जिले। ऐसे जो मुग़लों की प्रांतीय व्यवस्था थी ऐसे विभक्त थी। प्रांत थे सूबों में और सूबे किस में बटे हुए थे? जिलों में। अगर इनकी हम तुलना करें तो ये तो राज्य हो गए और ये राज्य में ज़िले हो गए। और ये जो ज़िले थे ये नीचे जो व्यवस्था होती है वो थे। तो हम सूबों की चर्चा कर रहे थे। तो मुग़ल प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था। प्रांतीय जो शासन था वो सूबों में विभक्त था। सूबों तो बताया जाता है कि अकबर के समय कितने सूबे थे? 15 सूबे थे। यानी अकबर के समय कितने थे? 15। और औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा थे, 21 सूबे। तो ये ध्यान रखना, औरंगजेब के समय कितने थे? 21। और अकबर के समय कितने सूबे थे? 15। तो अभी सूबों में कौन अधिकारी होते थे? सूबों में एक तो सबसे बड़ा अधिकारी सूबेदार होता था, यानी यही प्रमुख होता था सूबे का। जैसे ज़िले का जिला कलेक्टर होता है, ऐसे सूबे का सूबेदार होता है। फिर सूबेदार के बाद दीवान, फिर सदर काजी, फिर प्रांतीय बख्शी, फिर कोतवाल आदि अधिकारी सूबों में नियुक्त होते थे, जो सूबा की व्यवस्था संबंधी कार्य करते थे।
अब सूबों के बाद जो निचली इकाई आती है वो जिले आते हैं। तो जिलों का अध्ययन हम कर लेते हैं। देखो, सूबों सूबे जिलों में विभक्त थे, जिनमें अब सूबे सूबे किस में विभक्त थे? जिलों में। अब जिलों में कौन कौन से अधिकारी थे? जैसे अमल गुलजार, यहाँ देखना दोबारा, अमल गुलजार, तो ये होता था मालगुजारी अधिकारी होता, यानी मालखाने का अधिकारी होता था। फिर इसके बाद आता है फौजदार, यानी अमल गुलजार के बाद फौजदार। फिर आता है बेती कची, ये सहायक होता है। फिर आता है सिकदार, जो परगना का प्रमुख होता है। फिर आता है आमिल, जो मुंसिफ होता है। फिर पोतदार आता है, वो खजांची होता है। एवं कानूको, यानी कानूको का संबंध पटवारी आदि से होता था। तो इस तरह जिले में भी ये अधिकारी होते थे। इनके नाम ध्यान रखना। एक बार फिर मैं दोहरान कर देता हूँ। जो जिलों में विभक्त थे, तो इसमें आमल गुलजार, फौजदार, बीती कची, सिकदार, उधर से आमिल, पोतदार, फिर कानूको आदि जिले के अधिकारी होते थे। तो और मुग़ल प्रशासन में आप ध्यान में रखना कि सेना मनसबदारी प्रथा में बटी हुई थी, यानी सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, जो जात और सवार में विभक्त थी। देखो, हमने मनसबदारी जब जहांगीर पढ़ रहे थे, उसको अकबर द्वारा 7,000 मनसब दिए गए थे। कितने? 7,000 मनसब दिए गए थे। तो ये मनसब क्या होते थे? हमने लिखा था कि इसके सैन्य कुशलताओं को देखते हुए अकबर ने जहांगीर को 7,000 मनसब प्रदान किए थे, ये हमने पढ़ा था। तो मनसब क्या होता है? एक प्रकार से पद होता है। क्या होता है? पद। जिसके बाद जितनी मनसब होती थी, वो उतने ही बड़े पद पर आसीन होता था। और ये मनसब के साथ साथ ये जात और सवार, जो मनसबदारी थी वो जात और सवार में विभक्त थी, यानी जिसके बाद जितना पद, उसके अधीन उतने ही सेनापति, मतलब सेना के आदमी होते थे। जैसे घोड़े, हाथी वगैरह, ऐसे पैदल सैनिक, ऐसे उसके अधीन कार्य करते थे। तो हमने यहाँ पे मुग़ल प्रशासन की चर्चा कर ली। तो मुग़ल प्रशासन में हमने एक तो बादशाह, वजीर, सूबों, ज़िले के बारे में अध्ययन किया। आपको ध्यान में रखना, सूबे में कौन कौन से अधिकारी होते हैं और ज़िले में कौन कौन से अधिकारी होते हैं। बादशाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वजीर का। बादशाह सबसे सर्वेसर्वा होता है। तो यहाँ हमने मुग़ल प्रशासन को कंप्लीट कर लिया। अब मुग़ल प्रशासन के बाद जब मुग़ल प्रशासन ख़त्म हो गया, यहाँ हमने दो पढ़ लिए। एक तो सल्तनत कालीन पढ़ लिया, इसके बाद हमने मुग़ल प्रशासन पढ़ लिया, मतलब मुग़ल काल पढ़ लिया। अब आता है जो तीसरा टॉपिक आएगा आपके, सत्ता के साथ प्रतिरोध व सहयोग। यानी कहने का मतलब है, दिल्ली में जो भी शासक होता था दिल्ली में, उसी की सत्ता भारत पे मानी जाती थी। यानी सत्ता का मतलब पावर, यानी जो दिल्ली पे जो भी शासक होता था, उसका संपूर्ण भारत पे अधिकार होता था, यानी उसी की सत्ता मानी जाती थी। तो हम इस टॉपिक में कुछ यहाँ प्रतिरोध और सहयोग दोनों लिखा हुआ है। यानी भारत में, और विशेष तौर हम पढ़ेंगे राजस्थान। तो भारत में बहुत से जो राजस्थान राज्य हैं, उसमें बहुत से छोटे मोटे राजा होते थे, यानी रियासतें होती थी। उनके राजा महाराजा होते थे, जो दिल्ली में जो भी शासक बनता था, या तो उसका प्रतिरोध करते थे, यानी उसके विरोधी होते थे, या फिर उसका सहयोग होते थे। उदाहरण के तौर पे हम इसी में पढ़ेंगे, जैसे दिल्ली पर अकबर का शासन है, तो सत्ता किसकी होगी? अकबर की। यानी दिल्ली का शासक अकबर है। यहाँ अकबर गलत आगे लिखने में, अकबर, ठीक है, यहाँ अकबर है दिल्ली का शासक। तो सत्ता किसकी होगी? अकबर की। अब उसी समय राजस्थान, हम यहाँ राजस्थान की बात करेंगे क्योंकि यहाँ टॉपिक हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान में मेवाड़ रियासत है, मेवाड़, और उसका जो शासक होता है महाराणा
प्रताप, महाराणा प्रताप होता है। तो देखो यहाँ पे प्रतिरोध और सहयोग की भावना, ये जो महाराणा होता है, महाराणा वह अकबर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, यानी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता, तो हमेशा उसके किस में रहा, प्रतिरोध में। तो यहाँ सत्ता के साथ राजस्थान का जो भी मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप, वो विरोधी रहा, यानी प्रतिरोधी रहा। ऐसे ही जो बीकानेर के शासक हुए, जैसे हमने वही दिल्ली पे शासन अकबर का है और बीकानेर को पढ़ रहे हैं, बीकानेर, क्योंकि बीकानेर भी राजस्थान की एक रियासत है। और इसके रायसिंह इसमें आएगा आगे, रायसिंह। अब हमने पढ़ा था कि बीकानेर, जोधपुर आदि ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो ये अकबर के क्या रहे, बीकानेर रियासत के जो भी शासक हुए वो अकबर के सहयोगी हुए। तो यहाँ दोनों ही पढ़ेंगे हम सत्ता के साथ। कुछ वो शासक भी पढ़ेंगे जो प्रतिरोध में थे और कुछ वो शासक भी पढ़ेंगे जो सहयोग में थे। और किन की बात, कहाँ के शासकों की बात करेंगे, राजस्थान की। तो हम शुरुआत करते हैं राव शेखा से। राव शेखा, देखो इसको पढ़ते हैं। राव शेखा कौन था, इसके माता पिता का नाम क्या था, ये कहाँ का शासक था, इसने क्या क्या काम किए, तो पढ़ते हैं। राव शेखा, इसका जन्म होता है 24 सितंबर 1443 में। आपको ध्यान में रखना है, राव शेखा का जन्म कब होता है, 24 सितंबर 1443 में राव शेखा का जन्म होता है। इसके माता पिता थे मोकल, यानी इसके पिता थे मोकल और माता थी निर्वाण बाई। तो ये इसके माता पिता का नाम है। अब मोकल कहाँ के, ये मोकल था जो आमेर, और आमेर कहाँ पड़ता है, जयपुर रियासत में। तो मतलब कहते हैं आमेर का ही नया नाम, यानी जयपुर का पहले आमेर ही था। राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे, यानी कहने का मतलब है जो इनके पिता थे राव शेखा के, वो कहाँ के शासक थे, नान के थे, जो जयपुर या आमेर रियासत में पड़ता था। वहीं पे राव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 में होता है। तो कहने का मतलब है नान में ही इनका जन्म होता है। अब 1445 में 12 वर्ष की आयु में, देखो हम पढ़ते हैं अगला राव शेखा का पॉइंट, 12 वर्ष की आयु में राव शेखा ने अपने पिता का उत्तराधिकारी संभाला। यानी राव शेखा ने 12 वर्ष की अवस्था में, यानी 1445 में वो शासक बने। और उदयकरण जो आमेर का शासक था, उसने राव शेखा को महाराव की उपाधि धारण दी, तो इसको महाराव शेखा भी कहते हैं। तो ये उपाधि उदयकरण ने दी थी, जो आमेर का शासक था। तो अगला अगर हम इनका राव शेखा का पॉइंट पढ़ते हैं तो वह है शेखा का प्रथम सफल विजय अभियान। यानी इसकी जो सफलता थी वो थी मुल्तान, सेवार, नागरचल के साकला राजपूतों पर विजय। यानी साकला राजपूत थे, मुल्तान, सेवार और नागरचल के, उन पर विजय प्राप्त करना इसके लिए प्रथम सफल अभियान माना गया था, यानी प्रथम बार इसने विजय हासिल की थी। फिर आगे हम पढ़ते हैं 1473 से 1470 तक राव शेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से, यानी पन्नी पठान थे, ये पन्नी थे, उनकी सहायता से नौब सिंह जाटू, देखो नौब सिंह जाटू से दादरी और भिवानी पर अधिकार कर लिया। देखो इसने पन्नी पठानों के सहयोग से नौब सिंह जाटू से दादरी और भिवानी पर अधिकार कर लिया। ऐसे ही इसने इस्तर खान से हासी और कायम खानी से हिसार को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसके द्वारा विजय अभियान है, प्रथम माना जाता है। साकला राजपूतों पर विजय।
फिर इसने 73 से 77 तक पन्नी पठानों की सहायता से दादरी और भिवानी पर अधिकार कर लिया। फिर हिसार और रांची पर भी इसने अधिकार कर लिया। तो आगे हम देखते हैं 1449 में आमेरसर में अपनी राजधानी बनाई। यानी पूछा जा सकता है रावशेखा की राजधानी क्या थी, वो थी आमेरसर। और आमेरसर वर्तमान में जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है आमेरसर। 1449 में आमेरसर को ये अपनी राजधानी बनाता है तथा यहाँ भगवान जगदीश का मंदिर भी बनवाता है। भगवान जगदीश का मंदिर आमेरसर में बनवाता है और उसके साथ ही शिकारगढ़ का किले का भी निर्माण करवाता है। फिर 1488 में रावशेखा की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? रलावत में। कहाँ पर? रलावत में 1488 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने अपने जीवन काल में, रावशेखा ने अपने जीवन काल में कुल 52 युद्ध लड़े। इसे जयपुर के कछवा वंश, यानी जयपुर में मैंने एक दिन पहले भी बताया था, जो जयपुर रियासत थी, यानी मान सिंह का संबंध, जो महाराणा हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की ओर से लड़ता है, यानी सेनापति होता है, वो मान सिंह होता है। वो आमेर का ही राजा होता है। यानी वो आमेर पर कौन सा शासन, राजवंश शासन करता था? वो कछवाहा वंश शासन करता था। तो आमेर पे जो भी राजवंश हुआ वो कछवा वंश हुआ। तो यहाँ जयपुर के कछवा वंश के उपवर्ग, यानी इसको कछवा वंश के उपवर्ग का संस्थापक माना जाता है। किसको? रावशेखा को। यानी कहने का मतलब है जयपुर में कछवा वंश था, उसकी उपवर्ग शेखावत शाखा का संस्थापक इसको माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आज भी राजस्थान में शेखावाटी नाम से एक स्थान है, जिसमें वर्तमान में ज़िले जैसे सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये 3 ज़िले इसमें आते हैं। वह शेखावाटी ही रावशेखा पे ही नाम पड़े हैं, जो जयपुर ज़िले के आसपास स्थित हैं। तो इसकी पत्नी ने, यानी इसकी पत्नी का भी उल्लेख हुआ है। इसकी पत्नी, जिसका नाम था गंगा, उसने आमेरसर के किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया। तो हमने रावशेखा का अध्ययन किया। रावशेखा का जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन थे, कहाँ के शासक थे, नान के शासक थे। 12 वर्ष में ये मतलब राज शासक बन गया। फिर इसे महाराव की उपाधि दी। फिर इसका जो सफल अभियान था, सैकड़ा राजपूतों पर विजय था। फिर इसने पन्नी पठानों की सहायता से किन किन को जीता। फिर ये अपनी राजधानी 1449 में आमेरसर को बनाता है और वहाँ जगदीश मंदिर और शेरगढ़ किले का निर्माण करवाता है। 1488 में रलावत में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको शेखावत उपवर्ग का संस्थापक माना जाता है, जो कछवा वंश का ही उपवर्ग था। फिर इसकी पत्नी गंगा ने आमेरसर में कल्याण जी का मंदिर बनवाया। तो आज हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक पढ़े, एक तो मुग़ल प्रशासन और एक पढ़ा हमने सत्ता के साथ प्रतिरोध और सहयोग। उसमें हमने सबसे पहले शासक को पढ़ा रावशेखा, जो नान का शासक था, जो जयपुर ज़िले में पड़ता है। तो आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे फिर नए शासक के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।